प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने अपनी जो 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है, इसको अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नून लीग ने तो वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है और ऐलान किया कि 2 वाइट पेपर जारी किए जाएंगे, एक हुकूमत की कारकर्दगी पर और दूसरा हुकूमत की करप्शन पर। ये वाइट पेपर किन फैक्ट्स के साथ जारी होंगे, तो जब जारी होंगे तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल तमाम अपोजिशन की जमातें हुकूमत की कारकर्दगी को मुस्तरद कर रही हैं। वैसे ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है, अपोजिशन ने हुकूमत की कारकर्दगी को मुस्तरद ही करना होता है। लेकिन देखना यह है कि दोनों के पास दलाइल क्या हैं, यानी अपोजिशन किस बुनियाद पर रद्द कर रही है और हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, या अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रख रही है, तो वो किस बुनियाद पर रख रही है और उस कारकर्दगी को अवाम कितना नंबर दे रहे हैं। तो ये वो बुनियादी सवाल है माफ़ कीजिएगा, ये वो बुनियादी सवाल है कि जिस पर आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि कारकर्दगी को जांचा किस बुनियाद पर जाना चाहिए और कारकर्दगी को अगर मुस्तरद किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से तो उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए और क्या है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आलिया हमजा साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक की रहनुमा हैं। शीजा फातिमा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ जो बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अवाम जो है 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। क्यों नहीं है, उनके आर्गूमेंट्स क्या, ज़रा सुन लीजिए। अवाम खान साहब की जो 3 साल का कारकर्दगी है उस पर बिल्कुल ही मुतमिन नहीं है। 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। पिछले 3 सालों में खान साहब ने घर बनाने के बजाय गरीबों के सर से छत छीने हैं। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी और पाकिस्तान का नौजवान कश्मीर से लेके कराची तक रोज़गार के लिए अपने हाथ में दोनों डिग्री लेकर फिर रहे हैं, मगर रोज़गार नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब आलिया हमजा साहबा, ये 3 चीज़ें आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि अवाम के सर से छत छीनी है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, अब जाहिर है वो नहीं हो सका। फिर वो घर बनाने की बात थी, वो नहीं हो सकी। फिर बेरोज़गारी वो कह रहे हैं कि बढ़ गई है। तो पीपल्स पार्टी ने तो इसको अक्सर, नून लीग ने भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी इन ग्राउंड पर समझती है कि आपका कारकर्दगी ठीक नहीं है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिनको वो मुर्दा भुट्टो जिंदा नज़र आता है उन्हें हमारी हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ से नज़र आनी है। से इनकी बात का तो मैं सिर्फ इतना सा जवाब दूंगी और इनके पास तो इन खोखले बातों के अलावा तो अब कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि आज सब ने इनकी कारकर्दगी सिंध के अंदर जिस तरह से बल्दिया के उधर वहाँ पर आग लगी है फैक्ट्री के अंदर और ना वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच रही थी, ना इनका कोई अमला पहुँच रहा था। आज पंजाब के अंदर हम एयर स्पेस एम्बुलेंसेज स्टार्ट करें, एक्स फाटा के अंदर हम 11 22 की सर्विसेज स्टार्ट करें। ये हमसे कारकर्दगी की बात क्यों करते हैं? इनकी कारकर्दगी की बात अगर असदुल्ला साहब हमने इनकी कारकर्दगी पर आना है ना, फिर तो रहने ही दे। मैं इनका इंटरेस्टिंग आपको बता देती हूँ, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस और पीटीआई की परफॉर्मेंस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरे थे $7.2 बिलियन, आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं $10 बिलियन के। इनका इंपोर्ट बिल इंक्रीज किया था $4.5 बिलियन। ये मैं अभी पीपल्स पार्टी की बात सुना रही हूं क्योंकि आपने मुझे बिलावल साहब की वो। डिस्पाइट कोविड हमारी हाई कमोडिटी प्राइसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा जो इंपोर्ट बिल रिड्यूस हुआ है $4.5 बिलियन। इन्होंने ये जब इनकी जून 2011 की हुकूमत थी तो $24.81 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। जब ये जा रहे थे तो $24.46 यानी $350 मिलियन एक्सपोर्ट ड्रॉप करके गए थे। आज हमारी जो एक्सपोर्ट है आपने देखा है कि उसमें 18% इंक्रीज हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो ट्रेड डेफिसिट इन्होंने इंक्रीज किया था $4.9 बिलियन और हमने ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस किया है $6.5 बिलियन। अगर मैं यहां पर मतलब रिमिटेंसेस में बात करूं तो 11 बिलियन की रिमिटेंसेस इनके जो 2011 में थी और ये सिर्फ 13 बिलियन पर जा सके थे। हमने जब स्टार्ट किया 19 बिलियन से हम आज $29 बिलियन के ऊपर चले गए हैं। आप ये कहते हैं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शेयर करते हैं, इमरान खान साहब ने भी शेयर किए हैं, ये हमाद अदल साहब ने भी शेयर किए हैं, वजीर खजाना भी शेयर कर रहे हैं, स्टेट बैंक भी शेयर कर रहा है। लेकिन मसला यह है कि इससे आम आवाम की जो जिंदगी है उनकी हालत बेहतर क्यों नहीं हो रही और डॉलर जो है ये 167 पर क्यों चला गया, ये बुनियादी सवाल है ना।
इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा आवाम के ऊपर इसका? मैं बिल्कुल मैं इसी की बात कर रही हूँ। आप सिर्फ अभी हम नौकरियों पर आ रहे थे, जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और उसकी बात की, मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, क्योंकि मैं इस चीज की तरफ भी आती हूँ बिकॉज वो पहले सेगमेंट की बात हो रही थी। LSM 14% ग्रोथ कर रहा है। LSM का मतलब है बड़ी सनती पैदावार, यानी 9 सनतें जहां सनत का पहिया चल रहा है वहां लोग बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? टेक्सटाइल आपकी $15 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट करिए, लूम्स आपकी रोज नई लूम्स लग रही हैं वहां पर, वो अपने वहां पर उनको वर्क फोर्स नहीं मिल रही है टेक्सटाइल्स वालों को। 2023 तक उनके ऑर्डर बुक हुए हैं। $15 बिलियन कहां से वर्क फोर्स कम हो गई? एक डेटा मैं आज ऑन एयर चैलेंज करती हूं, कोई ऐसा डेटा ये मुझे दें जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हो। एक डेटा आया था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो स्टेट बैंक का था, और उसके अंदर ये कहा गया था कि पंजाब और KPK के अंदर 4% की ग्रोथ हुई है, जबकि सिंध के अंदर अभी तो आप इंतजार करें, व्हाइट पेपर आ रहा है आपकी करप्शन पर, ये नून लीग लेकर आ रही है, आप अभी तो आप इंतजार कीजिए। शिजा साहबा, ये इसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि करंट अकाउंट्स का खसारा जो है वो $20 अरब था, 3 साल में कम होकर सिर्फ $1.8 अरब रह गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 16.4 थे, $27 अरब हो गए हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हैं तो आप मुतबादल कोड कीजिए। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि इस मुल्क से टोटल कितना पैसा जो है वो इस मुल्क के अंदर जा रहा है और कितना पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट है। जो हमारा उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो ट्रेड डेफिसिट होता है। आप ट्रेड डेफिसिट जो है पिछले 2 महीनों का 3 महीनों का निकाल के देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं आपको फिगर्स अभी निकाल देती हूँ। देखिए, आपने जितना मर्जी आप उसको शुगर कोट कर लें, आप इस तरह के बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके बड़े बड़े नंबर कोट कर लें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी जाएगा, डेफिसिट में मजीद जाएगा। मैं फैक्चुअल बात कर रही हूँ, मैं सियासी बात नहीं कर रही। बात यह है कि हर मुल्क की आप ये नहीं कह, देखिए, आप अगर मुल्क को बंद कर देंगे ना, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो जाएगा। आपकी इंपोर्ट्स बंद हो गई। इंपोर्ट्स क्यों बंद हुई? क्योंकि पहले 2 साल में आपकी जो सनती जो पैदावार थी, जो ग्रोथ थी, वो -10% में चली गई LSM की। अब उससे ये हुआ कि जो हम कैपिटल मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे हमने बिजली के कारखाने लगाए, जिससे हमने मोटरवेज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो कैपिटल इंपोर्ट्स जो हैं वो इन्होंने आके कर दी बंद। जाहिर है, जब इंडस्ट्री बंद होगी, जब कारखाने पूरे हो गए, चलो वो तो इनका कसूर नहीं है, वो हम पूरे कर गए बिजली के कारखाने, इंपोर्ट्स जो हैं वो खत्म हो गई। इंपोर्ट्स खत्म हुई तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो स्टेबल हो गया। इसमें कोई साइंस नहीं है। अब अगर इंडस्ट्री चलेगी, किसी भी इंडस्ट्री की जो एक्सपेंशन है, जाहिर है वो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, उन इंपोर्ट्स की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट स्क्वीज होगा। लेकिन अगर शिजा साहबा इंपोर्ट नहीं हुई, बिल्कुल मशीनरी नहीं लगी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज नहीं लगी, तो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ गई? हाँ, मैं आपको बताती हूँ ना। देखिए, जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पहली बात तो ये है कि हमारा जो पैसे की कदर है रुपए की, उसमें तकरीबन कोई 45% जो है वो डेप्रिसिएशन हुई है। हमारा डिवैल्यू हुआ है 45% से रुपया। जब रुपया डिवैल्यू करता है, आपको $1 के पीछे पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब आपको $1 के पीछे जो है वो 150 रुपया मिलता है। आप जो है वो मार्केट में कंपेटिटिव हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने 45% डॉलर तो अपना रुपया तो कर दिया डिवैल्यू, रुपए की कदर तो कम कर दी, मगर एक्सपोर्ट आपने कितनी बढ़ाई? पूछे ना, 1%। 3 साल में 1%। हम 25 अरब पे छोड़ के गए थे 2018 के अंदर। आज मेरे ख्याल से 25 और 26 अरब के दरमियान है, मैं गलत नहीं कोट करना चाहती, हम चेक कर लेते हैं। पिछले 2 साल जो है इनकी एक्सपोर्ट वो हमारी एक्सपोर्ट से कम रही है। ठीक, चीजें बहुत सीधी हैं अगर हम सीधी तरह समझाएं। हमने शुगर कोट करके उसको कारकर्दगी दिखानी है, आप 100 दफा दिखाएं, वो आप सियासी तौर पे आप जो करना चाहते हैं। बात यह है कि 45% रुपए की कदर कम होने के बाद 1% एक्सपोर्ट टोटल बढ़ी है। ये जो आपको कहते हैं ना 100% बढ़ गई, 200% एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये पिछले साल की अपनी जो इनकी डिसमल परफॉर्मेंस है, जो -0.4 पे हमारा GDP था। ठीक, आप मतलब कि खुद देखें ना, इतनी लो बेस जब आपकी होगी। अब मैं आपको फिर छोटी सी, क्योंकि लोग अवाम सुनती है, अवाम को मैं बताना छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। हाँ। आपके पास 100 घर थे, आपने एक घर और बनाया, तो आप कहते हैं जी 1% जो है ना वो इजाफा हुआ है। आपके पास घर ही कोई नहीं था, आपने एक घर बना लिया,
आप कहते हैं 100% इजाफा हो गया। पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। जब हम जहां पे छोड़ के गए थे वो ग्रेजुअल ग्रोथ इसलिए थी क्योंकि बेस बहुत स्ट्रांग थी। ये पहले बेस को लेके गए यहाँ पे नीचे मनफी में, फिर 4 पे उठाया। वो थोड़ा सा जब फर्क पड़ा ना उस बेस को, तो वो परसेंटेज में 4% बन गया। सही है, सही है। तो चले ये कारकर्दगी और दिखाना बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल सही है। चले मैं इधर चाहूंगा कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुन लिए, दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुने सईद काजी साहब ने। सईद काजी साहब जरा इस पर मैं आता हूं आपके पास। आलिया हमजा साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन सईद काजी साहब ये जरा मुझे पहले बताएं ना कि तरक्की को जो है अगर आप माशी तरक्की के साथ मापते हैं तो पिछले 3 साल में तरक्की हुई है या नहीं हुई है? दो अंदाज हैं, 2 एंगल्स हैं देखने के। एक ये कि ग्रोथ रेट को हम उठा के माइनस से उठा के 4 पर ले गए, दूसरा यह है कि हम उसको 5.5 से उठाकर नीचे 4 पर ले आए। तो तरक्की हुई है या तरक्की नहीं हुई? दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद क्या कहते हैं? देखिए, तरक्की हुई भी है और नहीं भी हुई। अब आप पूछेंगे कहां हुई है और कहां नहीं हुई। वहां हुई है जहां पे हमेशा होती है, वो है आपकी शराफिया, और जहां नहीं हुई वो अवाम है। वो आज भी नहीं हुई और पहले भी नहीं हुई। आज का जो डिस्कोर्स है, ये जो डिस्कोर्स है जो आज हमारे पॉलिटिकल भाई बहनें डिस्कोर्स करते हैं, ये इस डिस्कोर्स का जो अगर जिस निकालें तो इसमें जिस ये निकलता है कि हमारा भुरकस किसने निकाला पहले ज्यादा, मुस्लिम लीग नून ने निकाला, पीपल्स पार्टी ने निकाला, या आज पीटीआई निकाल रही है। आज की डिस्कशन इस पे कंसंट्रेटेड है। एक तो मैं आपको ये बात बता दूं। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी रिमाइंड करवा दूं, मिफ्ता इस्माइल साहब को किसने कोट किया था कि काश इस दफा तो हम गवर्नमेंट में ही ना आए, जो हम करके जा रहे हैं सब कुछ जहां इनके साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमने आइंदा भी प्रोग्राम करने होते हैं कि ये कहां से कोट हुआ और किस जगह कोट हुआ, आप शायद वहां थे या नहीं थे। सवाल यह है कि जब पीटीआई आती है, मैं मान लेता हूं रिसेशन आ गया और माइनस ग्रोथ, अमेरिका की माइनस में ग्रोथ थी, इंडिया -7% था, वो इनको मिला, मान लिया। लेकिन इसके बावजूद इनका प्रॉब्लम क्या था? इनका प्रॉब्लम यह था कि ये वही जो मॉडल था इसहाक डार का या उसका जो इससे पहले लोग आते रहे, हफीज शेख का, जो उसमें बैठे रहे, ये इशराफिया दोस्त इनके तरक्की के जो रेशो है इस मुल्क के अवाम से, उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि इनका रेट ऊपर जाता है, अवाम मजीद जलील होती है, क्योंकि ये सारे की सारी तरक्की ऊपर इशराफिया के अंदर घूमती है। यहीं पे इमरान खान का फेलियर भी होगा। वो इनसे नहीं शिकस्त खाएंगे, इनसे क्या शिकस्त खानी है, जिन्होंने 1992 का जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बना के पूरे काले धन को सफेद, 2 खानदानों का धन सफेद करना था, उसने कानून बना दिया, वो इसहाक डार जो था। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम क्या रोते थे, इमरान खान के लिए क्या रोते थे कि यार ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये कैप्चर कर ली है इशराफिया ने, हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, ये तरक्की हमारे पैसों से पता चलता है, ये एयरपोर्ट बन रहा है, उसके इर्द गिर्द जमीनें खरीदनी शुरू कर देते हैं। पहले भी कर रहे थे, अब भी यही स्कैंडल निकल के आ गया। वो देखें, ये मलीर में देखें, मलीर में क्या हुआ कि जनाब कि कुछ जो डॉन हैं या बड़े जो आपके टाइकून हैं इसके प्रॉपर्टी के, उनकी प्रॉपर्टियों में इजाफा करने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। तो हम ये रो रहे हैं कि ये नवाज शरीफ तो वैसे ही सरमायादारों की पार्टी थी, उसको तो हम क्या रोते। पीपल्स पार्टी को हम रोएंगे क्योंकि हमारे नाम की पार्टी थी, उसने भी जाके नवाज शरीफ साहब की विकेट पे खेलना शुरू कर दिया। पीटीआई आती है, वो कहती है जी कि मैं एक सर्जरी करूंगी, काला धन और चिट्टा धन अलग हो जाएगा। ये कभी अलग नहीं होता, इसको खत्म करना पड़ता है या हमारे सर पे चढ़ के नाचता है। तो ये क्या लिखेंगे व्हाइट पेपर और क्या लिखेंगे ब्लैक पेपर? मसला ये है कि आप अपनी नाकामियों का रोना रोते हो आके यहां पे बैठ के। इस मुल्क में हर आने वाले दिन में अवाम की हालत खराब से खराब तर होती चली जा रही है, और ऊपर जो है ठेके सारे तो ठेके फरोश नहीं है, ये ठेके बेचते नहीं, ठेके बेचते रहे। मुझे एक बात बताएं, तीनों पार्टियों के जितने मौजूद मेहमान हमारे जो हैं, ये मुझे बताएं, ये इनकी इकॉनमी ऊपर गई है या नहीं गई? नीचे किसकी गई है? हमारी। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा, उन्होंने कहा कि सीमेंट की पैदावार में 42% इजाफा हुआ। फिर मुल्क में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स और गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। अब मोटरसाइकिलों की अगर फरोख्त हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो कहने का मतलब उनका यह है कि ये तो गरीब आदमी की सवारी है ना, मोटरसाइकिलें अगर ज्यादा बिक रही हैं तो इसका मतलब है गरीब खुशहाल हो रहा है। फिर वो किसानों की बात करते हैं, कहते हैं 1100 अरब रुपए इजाफी आमदन हुई है इस मरतबा किसानों को।
तो ये वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बताते हैं, अगर ये सही हैं और अगर इनके मुकाबले में कोई दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर्स मुखालिफिन के पास मौजूद नहीं है, तो अगर ये सही है तो फिर तो जो लो इनकम तबका है उसमें बेहतरी हुई है। देखिए बात सुने, मोटरसाइकिल हमने मजबूरी बना दी क्योंकि पब्लिक ट्रांजिट हमने बनाया नहीं। ये 2 नंबर ये मंसूबा जो था, ये लाहौर में जो अजदहा खड़ा कर दिया, दुनिया का सबसे 11.1 मिलियन डॉलर का 1 किलोमीटर बनाया, जो फ्रांस से भी महंगा बना यहाँ पे, और उसमें से 2.5 लाख लोग सारे सफर करेंगे। इससे सारी अंडरग्राउंड बन सकती थी। बात यह है कि मोटरसाइकिल ना क्या करे, वो खोता रेडी पे चढ़ जाए, क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कब की आपने तर्क कर चुके हैं, मुझे बताएं। हाउसिंग सोसाइटियां आपने दे दी हैं, माल जो है तोहफे में किसको मिलते हैं? ये है अब आपकी हाउसिंग। इस वक्त लाहौर की 77% आबादी जो है 1 हेक्टर में 5 से 7 हजार रहती है, और ये जो इशराफी और ये मालकान, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, वो 1 हेक्टर में 80 रहते हैं। तो बात यह है कि ये मिलजुल के हमें जलील कर रहे हैं, और ना लड़ा करो। तुम्हारा आपस में बड़ा इत्तेहाद है अमली तौर पर, क्योंकि हमें कुचलने में सबका इत्तेहाद है। हाँ, हमें ये उम्मीद थी कि ये जो शरीफ डायनेस्टी एक कब्जा था बेसिकली, ये कोई जियाउल हक इनको प्लांट करके गया था, तो ये एक उम्मीद उभरी थी कि यार कोई कहानी आगे चले। ये तो यहां तो ठेके ही बिकते रहेंगे और मुझे पता भी नहीं होगा, और मेरी जेब में 25 अरब रुपया को डाल जाएगा। मैं कितना मासूम बच्चा हूं। तो हम आगे कहानी लेके जाना चाहते थे। खान साहब को अपना तरक्की का मॉडल रिविजिट करना पड़ना है। जी असदुल्ला, चलिए बिल्कुल सही है। अब ये इस डिबेट में मैं चाहूंगा कि तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे जरा राय ले लें। तैमूर तालपुर साहब, आप कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, और फिर दिलचस्प बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अवाम अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की 13 साल कारकर्दगी का पीटीआई ने हिसाब मांग लिया कि जनाब आप अपनी 13 साल कारकर्दगी का हिसाब पहले दें, फिर रिजेक्ट करें पीटीआई की कारकर्दगी को। आप देंगे अपनी 13 साल कारकर्दगी का हिसाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल देंगे और खुशी से देंगे। वो दौर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत चला रही थी, उस दौर में आपको 125% सरकारी अफसरों की तनख्वाह में रेजेस मिली। आप उस टाइम की इन्फ्लेशन को ज़रा इस टाइम की इन्फ्लेशन से कंपेयर कर देखें, आप उस ज़माने की कीमतों को इस ज़माने की कीमतों से कंपेयर करके देखें। हमने झूठे वादे नहीं किए, पर जो हमने नहीं कहा वो भी करके दिखाया। और यहाँ पर आज तो हिसाब ही उल्टा है ना। मेरे ख्याल से अगर किसी चीज़ में हमें क्रेडिट देना चाहिए पीटीआई को, अगर किसी चीज़ में उनको हमें सुर्ख सलाम पेश करना चाहिए, तो वह है उनकी बातों के लिए, उनके यूटर्न्स के लिए, और जिस तरह के उन्होंने झूठ बोल के आवाम का बेवकूफ़ बनाया। जिन्होंने कहा वो करप्शन ख़त्म कर देंगे, वो 117 से 124 नंबर पे करप्शन को ले गए। इनके एक वजीर को टास्क मिला हुआ है अरबों खरबों कमाने का। हमने तो एक्सपेक्ट किया था जी खान साहब आएगा, अच्छी बात है, चेंज आ गई, कोई बात नहीं, किसी और का मौका मिल गया, हमें 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी पाकिस्तान के अवाम को। इन लोगों ने तो पाकिस्तान स्टील मिल से पीआईए कहाँ से बेरोजगार कर दिया हजारों लाखों लोगों को। ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे हम प्रोटोकॉल नहीं उठाएंगे। साइकिल पर जाना था इमरान खान न्याजी साहब को अपने पीएम के ऑफिस में, तो हेलीकॉप्टर पे आगे शिफ्ट हो गए गाड़ियों को छोड़कर। इन्हीं ने यूनिवर्सिटीज बनानी थी ना, तो कहाँ है वो यूनिवर्सिटी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनी थी? मेरे चश्मे का नंबर शायद खराब है, या फिर जो है सो वाकई नहीं बना। ये तो आपको देखना है ना। जिन्होंने कहा था हम खुदकुशी कर लेंगे खान साहब, वो खुदकुशी तो उन्होंने नहीं की, पर उन्होंने 3 साल में इतने लोन ले लिए जो पिछले 71 साल में लिए हैं। तो आप सोचें 71 साल की की उनकी करप्शन के किस्से, 71 साल की जो गलतियां थी, वो सब मिलाकर वो 3 साल में इन लोगों ने उसका हिसाब बराबर कर दिया है। कैसे हम इस मुल्क का जो है ये बोझ हल्का करेंगे, किस तरह से हम इन चीज़ों को डील करेंगे। आज ये बैठ के बात करते हैं, हमें झूठे फिगर्स बताते हैं कि ये अच्छा हो गया वो अच्छा हो गया। भाई जब आपके इंपोर्ट्स ही बंद हैं, दुनिया प्रोडक्शन ही कर रही, तो एक आर्टिफिशियल तो आपको राइज आनी थी। और ऑफ कोर्स जब आपने पूरी दुनिया से भीख मांग ली है और आपका जो कशकोल है भीख मांगने का वो फुल हो गया है, तो फिर ये टेम्परेरी आपको दिखाना था। पर आवाम देख रही है। बात ये है असल में हमको ये वास्ता नहीं है, आवाम को ये वास्ता नहीं है कि झूठे फिगर्स से ये झूठ बोलते रहे, ये गलत फिगर्स देते रहे। बात असल ये है कि गरीब आदमी का क्या हाल है आजकल। ठीक है, वो किस तरह से इनकी महंगाई के अंदर पिस रहा है। सिंध की तरक्की की आप फिर भी बात नहीं कर रहे, और मैं चाहूंगा कि मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, आप इस पर जरूर बात कीजिएगा कि सिंध में क्या चीजें आपके पास दिखाने के लिए हैं।
वहाँ पर जो हालात हैं, आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके पास कुत्ते काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, फिर जो सड़कों का हाल है, फिर जो कचरे का हाल है कराची में, फिर बड़े शहरों में जो सीवरेज का हाल है, बुनियादी सहूलियात आप फराहम नहीं कर सके। तो 13 साल कारकर्दगी में सीधा चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं इंटरनेशनल इंडेक्स बता रहे कि जी इतनी तरक्की सिंध ने कर ली है, क्यों नहीं न्यूट्रल जो इदारे हैं वो सिंध की तरक्की के राह गलाप रहे अगर इतनी तरक्की सिंध में हुई है जो आपकी 13 साल कारकर्दगी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आलिया हमजा साहबा, आपने सुन लिया अभी जो सईद काजी साहब कह रहे थे कि अशराफिया की हालत बेहतर हुई है और गरीब आदमी की हालत बेहतर नहीं हुई, और फिर जो आप कहते हैं कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से आपने शिजा फातिमा साहबा, उन्होंने एक सिंपल सा से अंदाज में आवाम को समझाया कि आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई लिहाजा उसके लिए इंपोर्ट नहीं हुई, तो आपने कहा कि जी हमने देखिए इंपोर्ट बेस इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इंपोर्ट्स को कम कर दिया। हालांकि इंपोर्ट्स इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। क्या जवाब देंगे आप इसका? मैं तो सिर्फ असद साहब इतना कहूंगी कि अब मैं क्या इनकी बात कर दूं, जिन्हें फिगर्स पता ही नहीं थे और वो कह रही है, बात करिए ट्रेड डेफिसिट जो इनका 37.6 बिलियन डॉलर का था, आज वो 31 बिलियन डॉलर के ऊपर है। फिर ये कह रही थी एक्सपोर्ट इनके दौर के अंदर मतलब 22 बिलियन थी इनकी 2017 से, बड़ी मुश्किल से पूरा करके ये 23 बिलियन पर जो ये 25 बिलियन कह रही थी उस पर ये एक्सपोर्ट छोड़कर गए हैं, और हमने इस वक्त हाईएस्ट इन द हिस्ट्री 25.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है, टेक्सटाइल ये 23.2 बिलियन डॉलर की छोड़ के गए थे जो 2017 के अंदर 21 बिलियन डॉलर की थी। तो मतलब ये तो इनको तो पीपल्स पार्टी ने इससे ज्यादा दी थी अपने 5 सालों में इनसे पहले, और हम आज उसमें 18% इंक्रीज करें तो ये कह रही है कि हम पिछले साल से इंक्रीज करें। मैं सिर्फ जो फिगर्स दूंगी मैं 2018 से कंपैरिजन दूंगी। 1 मिनट, मैंने सबकी बातों का ध्यान से सुना, अब मेरा सुन ले। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स बेशक कहीं लिख ले और जाकर चेक कर ले, PMLN छोड़ के गई थी 23.2 बिलियन के ऊपर, और PTI कोविड के बावजूद जब सारी दुनिया की एक्सपोर्ट गिर रही है तो PTI की 25.3 बिलियन डॉलर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है। फिर इन्होंने बात की थी ट्रेड डेफिसिट की, PMLN छोड़ के गई थी 37.6 बिलियन डॉलर, और PTI आज अगर ये जो बात करिए 31.1 बिलियन डॉलर के ऊपर है। इन्होंने बेसिकली जो ग्रोथ 5% की शो की थी ना, वो सुर्खी पाउडर वाली क्रेडिट कार्ड वाली थी कि लेते जाओ सारे कर्जे, और ये जब कर्जों की बात करती है ना तो 3 सालों में, इनके आखिरी 3 सालों में 30 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए थे। हमने जो अभी ये जो साल अभी खत्म हुआ है 3 बिलियन डॉलर के लिए, और अगर मैं टोटल देखूं तो डेट रीपेमेंट 28 बिलियन डॉलर की है। अच्छा। बात ये लोग जब करते हैं ना तो ये सिर्फ फिगर्स के बजाय अगर कुछ देखें तो मैं एक छोटी सी बात, इन्होंने कहा ना 1 अरब डॉलर की टेक्सटाइल मशीनरी, 1 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट हुई है। आज इतना कुछ जो हमें कहते थे ना वीट और चीनी तक इंपोर्ट करने के बावजूद हम 31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में आए, जिसके साथ करंट अकाउंट। आप मुझे एक बात बताएं, मैं 5% की ग्रोथ दे दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा नेगेटिव में जा रहा हो, LSM मेरा नेगेटिव में जा रहा हो। अब जब ये LSM की बात करेंगी तो मैं इनके दौर से मैं बता देती हूं 14 साल में हाईएस्ट LSM है सनती पैदावार। ये अगर मैं इनकी फिगर्स की बात करूं तो IT सेक्टर लेकिन आलिया साहबा 0.8 मिलियन डॉलर पे छोड़ के गए थे जी, लेकिन आप जो जिस पर फख्र करते हैं, बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि हमारी GDP 4 हो गई, इस पर आप फख्र महसूस करते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि 5.8 से 4 पर लाए हैं आप? नहीं, 5.8 से 4 पे नहीं लाए। मैं सर मैं यही तो बताने लगी हूँ। ना 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 एक सेकंड मैंने बड़ी आराम से बात सुनी है, अपनी बारी पे जवाब। जी बोलें। मैं बता देती हूँ, आपकी जो ग्रोथ थी, इनकी जो ग्रोथ थी, इनकी ग्रोथ में क्या था, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 40 अरब डॉलर का इनका ट्रेड डेफिसिट था। उसके अलावा ये जो आपने इनके रिजर्व जो देखे थे 16 बिलियन डॉलर के इनके रिजर्व थे। आज जब हम ग्रोथ की
बात करते हैं तो ग्रोथ वो है कि जिसके साथ आपका खसारा 1.8 के ऊपर है, जिसके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट 31 बिलियन ये आपके आर्गुमेंट्स आ गए, जिसके साथ आपके टोटल एक्सपोर्ट 31 के साथ। ठीक है, चलिए आप जवाब दें शिजा फातिमा साहब। रिजर्व $9 बिलियन कम के। नहीं सर, नहीं, अभी मैंने पूरी बात नहीं हो गई ना। अब मैं वापस आता हूँ, आपके बाकी लोगों को भी गुफ्तगू में शामिल रखें। आलिया साहब पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकती ना आप। ना, सिर्फ एक सेकंड जी। नहीं सर, मैं किताब नहीं पढ़ सकती, लेकिन मुझे अभी तालपुर साहब की बात का भी जवाब देना है, जो अपनी परफॉर्मेंस पर तो बात करते नहीं है और हमारी मैं एक मिनट फिर कोशिश करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। एक अटेम्प्ट अभी हम और करेंगे। ये अभी मैं दोबारा घूम के आऊंगा, मैं फिर पूछूंगा तालपुर साहब से। जी शिजा साहब, दो लोगों की बात का जवाब देने में आराम से मैं बात कर सकूं। जी शिजा साहब। अच्छा, देखिए बात ये है कि नंबर्स बोल देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना आवाम की बात करना चाहूंगी। आप किसान के रेवेन्यू जितना मर्जी कर लें, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू होता है कि टोटल आपने जितने उसको पैसे दिए हैं वो उसका रेवेन्यू होता है। उसके पीछे उसका खर्चा कितना आया है, उसका बीज कितने का था, उसका फर्टिलाइजर कितने का था, उसका ट्यूबवेल कितने का चला, वो जब खर्चा उसका वो अपना निकालता है तो फिर उसको कोई पीछे मुनाफा बचता है। रेवेन्यू तो आपने बढ़ा दिया होगा, जाहिर है महंगाई इतनी है, रेवेन्यू तो बढ़ेगा। खर्चा सुने किसान का, डीएपी हमारी टाइम पे 3500 रुपए का था लाहौर में, आज 7040 रुपए का आता है। ट्यूबवेल जो 12 रुपए यूनिट पे चलता था, आज 20 रुपए यूनिट पे चलता है। तमाम फर्टिलाइजर्स, यूरिया ले ले, जो फर्टिलाइजर ले ले, सब्सिडी खत्म है फर्टिलाइजर पे, फर्टिलाइजर की कीमत डबल है। किसान की जो इनपुट कॉस्ट है, जो उसका खर्चा आता है, जो डीजल की इस वक्त कीमत है जिससे वो अपना माल मंडी तक पहुंचाता है, वो इतनी ऊपर चली गई है कि उसके मुनाफे की शरह जो है वो पिछले दौर से कई कम रह गई है। वो जो 2 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त की रोटी खाता है। उसने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं। ऐसे ही नहीं, ये जो पॉवर्टी लाइन है, गुर्बत की सतह है, आज 40% अवाम गुर्बत की सतह से नीचे है। आज से 30 साल पहले ये फिगर 26%। ये गरीबों के, ये अवाम के नंबर्स हैं। लेकिन शिजा साहब देखें ना, 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी, और फिर जो ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड फरोख्त है, फिर जो आप कह रहे हैं 20 रुपए का यूनिट से ये बिजली जो है वो सब्सिडाइज मिल रही है, 20 रुपए का यूनिट नहीं मिल रहा किसानों को। अगर ये नुकसान हो रहा है किसानों को, बचत कुछ नहीं हो रही, तो वो क्यों ग्रो कर रहे हैं, गंदम क्यों उगा रहे हैं वो? मेरी बात तो सुन ले, एक छोटी सी बात है। एक सेकंड, आलिया हमजा साहब, बात ये है कि इस वक्त मैं अगर एग्रीकल्चर पे बात करनी है तो फिर और बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर पे, फिर पीछे चले जाएं। जब आपने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए आगे आ जाए, मैं ये एक टॉपिक पे बहुत लंबा नहीं, आगे आ जाए, एनर्जी पे आ जाए। एनर्जी का इस वक्त यह हाल है कि पावर प्लांट्स का मेरिट ऑर्डर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। क्रिमिनल, एब्सोल्यूट क्रिमिनल। मुझे भी तो उतनी बात करने दें। अच्छा चले, मैं सही है, ये गंदम की वैसे इंपोर्ट के साथ शायद हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक मामला जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, मेरे घर 25 रुपए यूनिट का बिल आया है। मेरी बात सुने, 300 यूनिट वाला जो बंदा है सिर्फ इतना बता दे। नहीं, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दे। बिजली का बिल उसका 10,000 आता है। चले एक सवाल ले लें आलिया हमजा से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ले लें, सवाल पूछ ले जी, इससे 2 सवाल पूछ ले, इससे 2 सवाल पूछ ले। इनसे पूछ ले कि इन्होंने अपने 5 सालों में गन्ने के पैदावार वाले को कितनी कीमत दे रहे थे? ये 130 रुपए। महंगाई भी तो हो गई है ना, लाइबिलिटी तो आज तो हर चीज महंगी भी तो कर दी ना, डॉलर गिर गया, अब आप ज्यादा क्या पैसे दे रहे हैं, तो उसमें क्या एहसान कर रहे हैं? ना, अब आप मुझ कैसी बात है? ना, आप मेरी मैं तो सिंपल ये कह रही हूँ, ये तो बढ़ा ही नहीं सके ना, ये तो 130 रुपए डॉलर की कीमत आप देखिए ना, वो भी तो डॉलर 167 रुपए का है, उसी वक्त मिल रहा है। अच्छा अब ना, मुझे तो एक छोटी चीज से पूछनी है ना, स्टेगनेंट रही। अगर किसान देखे जी, हम तो पूरी 300 रुपया दे रहे, बड़ा खुश है, टाइमली दे रहे, आप लोगों की तरह पर्ची नहीं पकड़ाते थे, आप लोगों की तरह 25 अरब की रमजान शुगर मिल की लाइबिलिटी क्लियर कर दे हमारे किसान की। अगर आप बहुत सगे 1300 आपका जो था गंदम वाला लेता था, 5 साल स्टेगनेट रखा, आज 1850 रुपया मिल रहे, किसान कार्ड उसको मिल रहे, GIDC हमने हटा दिए, एनर्जी के ऊपर आप 40% महंगे सौदे करके अच्छा चलिए, मुझे जरा डिस्कशन को आगे ले जाने के मेरा बुनियादी सवाल ये है, मेरा बुनियादी सवाल सारी गुफ्तगू से जो आप दोनों ने की है और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए हैं, बिल्कुल आलिया साहबा ने भी और शिजा साहबा ने भी, लेकिन इन्होंने जो जितनी बातें की हैं, पाकिस्तान की
मेरे ख्याल है इन तारीख दोनों को में बुला के कर लेते आप। अशाए खुर्दो नोश की महंगाई 2 से 3% से ज्यादा नहीं बढ़ी, पिछले 3 साल से डबल डिजिट्स में है, पर 20% है। रूरल एरियाज में मैं यही तो चलिए एक मिनट, अब सईद गाजी साहब, सर मसला ये है, मेरा जो बुनियादी सवाल है, एक मिनट जरा मौका दीजिएगा। मैं ये आप दोनों की गुफ्तगू से जो पॉइंट्स निकाले हैं, मैं इससे एक बुनियादी सवाल लेकर सईद गाजी साहब के पास जाना चाहता हूँ। एक सेकंड आलिया साहब, अब मुझे सर ये बताएं कि एक मिनट, इस तरह तो बात समझ में नहीं आएगी। पैसे आप ले गए, आज आप किसके सगे बैठ के अच्छा जी, बैठ रहे हैं? चलिए शिजा साहब एक मिनट, आप लोग 20 देखिए, इंडस्ट्री बंद हुई है नवाज शरीफ साहब की, जो तरक्की को मापने का पैमाना है ना, शीला साहब, आलिया हमजा, वो तरक्की कर रहा है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तनज़्ज़ुली कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, सिर्फ उनके ठप हुए, बाकी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अच्छा एक मिनट, बिल्कुल सही है। अब मसला ये है कि अगर इम्पैक्ट आवाम तक आ रहा है तो उसका मतलब तरक्की हो रही है। सही कहा साहब, बुनियादी इसका जांचने का पैमाना तो यही है ना कि एक गरीब आदमी उसका घर नहीं था, वो कहेगा कि इस हुकूमत में मेरा घर बन गया तो मेरे लिए अच्छा हो गया, कारोबार चल रहा है। सही कहा साहब, तो अगर अवाम इम्पैक्ट उसका महसूस कर रही है और वो अवाम समझ रहे हैं कि मेरा जो स्टेटस ऑफ लाइफ था वो थोड़ा बेहतर हुआ है, मेरा कारोबार बेहतर हो गया, मैंने प्रॉपर्टी बना ली है, मैंने कुछ गाड़ी खरीद ली है, अगर इम्पैक्ट बेहतर हुआ है अवाम के ऊपर तो फिर तो हम इसको कारकर्दगी से ताबीर करेंगे, वरना हमें अगर अवाम तक नहीं जा रहा तो शायद ये अदोशुमार हमारे किसी काम के नहीं है। सही कहा साहब। देखें, पहली बात यह है कि इन हुकूमतों का कभी मकसद, मैं 2-3 सवाल आपके सामने रखता हूं और मैं तीनों अपने जो फाजिल मेरे बहनें और जो दोस्त बैठे मैं इनके सामने सवाल रखता हूं। नवाज शरीफ साहब ने 100 इंडस्ट्रियां प्राइवेटाइज की, 100 उनमें से 99 बंद हो गई, उन पे हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं, इसका जवाब दें। अब आ जाता हूं मैं तालपुर, मेरे भाई हैं, पीपल्स पार्टी तो मेरे दिल के बड़े करीब है, हम जवानी में हमने इसके लिए बड़े ख्वाब देखे थे। मुझे ये तो बता दें, ये स्टील मिल की जो हजारों एकड़ जमीन है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पता तो करवाई, ये कौन ले गया? और यार ये हमारी गुर्बत खत्म करने आए हैं। मेरी मोहतरमा हमजा साहबा से मेरी दरखास्त है, मुझे ये बताएं, आपने स्टील मिल को रेस्टोर करना था, वहां इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं 100 अरब रुपया हम आपको साल का निकाल के देते हैं, आप वहां हर 2 नंबर बंदा मुबैना तौर पर लगा रहे हैं। आप इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं? यहां पे सीना ठोक के कहा था असद उमर ने, ये अगर ना चली मिल, और जो आज भी चल सकती है, इसकी रियल एस्टेट पर किसकी गंदी निगाहें लगी हुई हैं? मुझे बताएं, क्या किया आपने हमारे साथ मिलजुल के? और आप आके लड़ रहे हैं और शोर कर रहे हैं, आप लड़ लिया करें, हम तमाशा देख लिया करेंगे। कौन था आप में से जो हमारे, हाँ पीपल्स पार्टी आई थी, हमारे लिए सबसे बड़ी इस्लाहत की थी, और दुख ये है कि जरदारी साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लेके नवाज शरीफ साहब की विकेट पे चले गए और खेल खत्म हो गया, और फिर सारा खेल तो फिर वही प्रॉपर्टी टाइकून करेंगे ना, जिनको हमने गोठे खाली करा के दे दिए। तो किसने हमारे साथ अच्छा किया? हमारे साथ लड़ाई करते हैं और आप पॉइंट स्कोरिंग करते रहते हैं। बात यह है कि मैं, और क्यों, मुझे बताएं, मेरी बहन बैठी हैं, ये स्टील मिल की गैस किसने बंद की थी? ये क्यों 5 अरब रुपए का मुनाफा दे रही थी? और ये इस मुल्क के असासों को 2-2 टके के लिए बेचने के लिए, ये मुझे बताएं। पीटीसीएल मेरी बात सुने, 2005 में उसने बेचा मुशर्रफ ने, और पीपल्स पार्टी ने क्या किया? 358 अरब रुपए का था, 27 अरब रुपए का नेट प्रॉफिट दे रहा था और 84 अरब रुपए का ग्रास प्रॉफिट था। 2020 में असासे बेच के भी ना 8 अरब का प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारे असासे बेच दिए, तुम जो है अरबों लेके सारे कॉन्टिनेंट्स में पहुंच के दौलतें। ये स्टील मिल का जो इल्जाम लगा था, ये मैंने नहीं लगाया था, ये अखबार में छपा था, ये रजाक दाऊद साहब पे लगा था, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कि जनाब स्टील मिल के जो टैरिफ हैं ये ऊपर नीचे किए थे। यार बंद करो ये नौसरबाजी हमारे साथ। तुमने हमें बचाना था, एस्टैब्लिशमेंट से बचाना था, इसकी ब्यूरोक्रेसी से बचाना था, अगर ये जो नजरिए जरूरत वाले जज थे उनसे हमें बचाना था, और तुम भी उनके साथ बैठ के आपस में बिलावजा लड़ी जा रहे हो। हमारा तुमने बुरकस निकाल दिया है। तो किसने हमारे लिए किया? खान साहब, एक ये क्यों नहीं हो सकती स्टील मिल में निकालें बाहर, और बताएं मुझे तालपुर साहब, ये जमीन कौन खा गया? हजारों एकड़ जमीन थी इसकी जो अपनी। यार सारे आप खाने पीने के लिए आए हुए हो और बिलावजा लड़ी जा। बिल्कुल सही है जो आपने पिन पॉइंट किया, मुझे देना जवाब पार्टी के लिए। एक और सवाल, आखिरी सवाल। तारक खोसा साहब जब इसकी कर रहे थे तफ्तीश चीफ जस्टिस के कहने पे, और जो इशारे जो है रियाज लाल जी की तरफ गए थे, और फिर कोर्ट केस में चला गया था जब जो है जरदारी साहब ने इसकी इंक्वायरी बंद करवा दी थी। तो यार आप सारे हमें पता है आप क्यों आए हुए हैं,
हमारी फलाह के लिए कोई भी नहीं आया हुआ। हाँ, ये मोची अपनी रोटी खा रहा है या मुशक्ति अपने काम कर रहा है। आपका जो सियासी है, पटवारी है तो हमारी खाल उतारने के लिए है, पुलिस वाला है तो हमारी खाल उतारने के लिए है। ब्यूरोक्रेसी के बाहर हम ऐसे बाहर खड़े होते हैं जैसे अंग्रेज अंदर बैठा हुआ है, ये जाके सेक्रेटेरिएट के बाहर देख लें। सो प्लीज हैव मर्सी अपॉन अस, और आपने भी यहीं रहना है। ऐसा ना हो कि फिर यहां भी इसी तरह मूवमेंट्स उठें जैसे मोदी के गिर्द लोग हो रहे हैं इंडिया में, किसानों की सूरत में या मेहनतकशों की सूरत में। जी बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तैमूर तालपुर साहब जवाब लेते हैं और बाकी मेहमानों से भी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, कराची में रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री को आग लग जाती है। फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा, हुकूमत के इदारे काम नहीं कर रहे, गैर कानूनी तौर पर कब्जे की जगहों पर जो इससे पहले भी इदारे कायम हुए या फैक्ट्रियाँ या हाउसिंग के जो बिल्डिंग्स बनी हैं उसको पानी के कनेक्शन मिल जाते हैं, उसको बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं, सब मिली भगत से हो रहा है, पैसा चल रहा है, करप्शन होती है, इदारे ठीक कर नहीं सके। आप किस कारकर्दगी की बात करते हैं, आप जो 13 साल कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और किस कारकर्दगी की बुनियाद पर बिलावल साहब कहते हैं कि अवाम अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, किस बुनियाद पर? देखिए जी, पहली बात तो ये जो इल्जामात लग रहे थे पाकिस्तान स्टील मिल्स पे, पाकिस्तान स्टील मिल्स वफाक कह रहा था, अगर वहाँ पे कोई चोरी हुई है तो वफाक नहीं की, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने बात की केसेस की और रियाज गाजी का आपने नाम लिया, तो जितने आप केसेस है ना उनको इमरान खान और उनकी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलाई है नायब के नाम से, वो एक एक चीज देख के साफ सुथरी करके बैठी भी है। तो ये हवाई बातें हैं, मेरे ख्याल से इन पे हमें रिसर्च करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 462 अरब रुपए हर्जाना किया कि जमा कराएं, क्योंकि वो आपकी जो हुसैन सरकार की जमीन थी आपने कौड़ियों के भाव बेच दी थी, और उसका आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पैसे वसूल करके दिए, जिसके जो अभी सारे अदा भी नहीं हुए। जो जमीन की वैल्यू हमारे पास रिकॉर्ड्स में होती है, हमने उसी हिसाब से वो जमीन की प्राइस रखी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि आप सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते सर, मिल गई तो वापस आके आपको प्राइस मिल गई ना, जो आपने प्राइस कही थी आपको मिल गई। हमने तो वही प्राइस रखी जो सरकारी रेट हमारे सदियों से चलते आ रहे हैं, वो नहीं था ना सर, अपडेट कर दिया है ये। आप जब बात करते हैं सिंध की गवर्नेंस की, तो फिर मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं कंपेयर करता हूं बोजदार की गवर्नेंस को मुराद अली शाह साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और मेरे भाई मेरे ख्याल से पंजाब में या केपीके में बाहर खड़े होते होंगे गुलाम बन के अफसरान के, हमारे यहाँ सिंध में इस किस्म का सिस्टम नहीं है। जरा आके सेक्रेटरीट का विजिट करें, आपके अभी एक MNA है बल्कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो अपना इलाज करवा रहे थे NICVD कराची से। तो मैंने उन्हें जाके कहा कि मैं यार ये बड़ा रेफरेंस से आपका नाम बताऊंगा, उन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, और एक अच्छा काम हो रहा है कराची में हेल्थ डिपार्टमेंट में। पूरे सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में हमने NICVD का सेंटर खोल दिया है। हमारे साइबर नाइफ के जो 45% यूजर्स हैं वो सिंध से बाहर से आके हमसे इलाज करवाते हैं। तो ये तो आपका हाल रहा है। और ये जब बात करते हैं पीटीआई वाले, पता नहीं कैसे बात कर रहे होते हैं। मेरी बहन जब बात करी थी तो मेरे मुंह से बस अस्तगफुरुल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह निकलता जा रहा था कि झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है। अवाम आपको सुन रही है, ये वही अवाम है जो भूखी सो रही है, ये वही अवाम है। फैक्ट्स को दुरुस्त कर दीजिए आप, आलिया हमजा साहबा के दिए गए फैक्ट्स को दुरुस्त कर दें, आप मुतबादल फिगर्स दीजिए। मैं दे देती हूँ, आप फिगर तो दें ना। आप फिगर देने से पहले मुझे ये बताएं कि आप जब आपने 71 साल से ज्यादा लोन 3 साल में ले लिए, तो आपको कहां से ये चीज सूट करती है? आप आर्टिफिशियल बातें बनाएंगे, आप कुछ करके दिखा सकते हैं। रोटी कम करके दें, आप सब्जियां कम करके दें। आप यही वजह है कि लोग अब पीपल्स पार्टी की तरफ, पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं जी। उम्मीद भरी नजरों से अब लोगों की नजरें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ है। ये रीजन है, बिल्कुल सही है। वो सूबा है असदुल्ला भाई, हम तो वो सूबा है जिसने थरकोल में कोयले से बिजली पैदा की, और आज पूरा वफाक हमारी जो दीवी बिजली है वो नेशनल ग्रिड पे जा रही है। ये सिंध हुकूमत के कारनामे हैं। हमारे यहाँ 10-10 IGs, 10-10 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। प्राइवेट पार्टनरशिप है थरकोल का मंसूबा, हमारे प्राइवेट कंपनीज का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की नहीं, उसमें भी रिपोर्ट थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि आपने थरकोल मंसूबे को पानी पहुंचाने के लिए उसमें भी करप्शन कर रखी है, उसमें भी किकबैक्स ली हुई है। ये GIT रिपोर्ट में लिखा था। असद साहब, मुझे तो बता देते हैं, अच्छा काम किया है असद साहब, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा आलिया हमजा साहब, ये मौलाना फजल रहमान को सुन लें।
फजल रहमान साहब कह रहे हैं आपकी जुर्रत भी कैसे हो रही है, आप में हिम्मत भी कैसे हो रही है, आंख में ये कैसे उतरा है कि आप लोगों को फेस करके अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हो। यहाँ तो कारकर्दगी भी ऐसी सामने आई, मुझे हैरत है कहीं आंखों में कोई हया की कोई चीज़ कहीं है कि ये भी बैठकर 3 साल कारकर्दगी कौम को दिखाने के लिए बैठ रहे हैं। 3 साल कारकर्दगी नहीं थी ये, 3 साल कारकर्दगी उनकी एक तो अबरारुल हक है, एक ईसा खेलवी है और एक हमारे इस्माइल साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब। ये 3 गवैये जो हैं ये 3 साल कारकर्दगी है बस। जी आलिया हमजा साहबा कहिए मैं जवाब दे दूं। मैं ना भाई है मेरे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, जो गूगल मैप भी जो है ना वो सिंध हुकूमत के खाते में कारकर्दगी में डाल दे, वो कुछ भी कह सकते हैं। कारकर्दगी की चार्जशीट में दे देती हूँ। मोस्ट पावर्टी आपके इंटीरियर सिंध के अंदर होती है आपके। जी बिल्कुल, आप तो गूगल मैप भी से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी में डालते हैं, इसलिए मैं आपकी बात का क्या बोलूं। सिंध के अंदर 13 साल के अंदर जो तालीम से महरूम बच्चे थे ना, वो 13 साल पहले 31% थे, आज वो 44% हो रहे हैं। आज बलोचिस्तान में, मेरी बात सुन लें, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे थे ना बलोचिस्तान में, उनकी शरह 47% है और सिंध के अंदर 44% है, यानी आप बलोचिस्तान से 2% ही कम रह गए। तो ये देख लें आप लोग कहां पर जा रहे हैं। आपकी नाइजेरियन औरतों से वर्स्ट है। आपके 4.5 बिलियन जो बच्चे हैं, 2 बिलियन बच्चे जमीन पे बैठते हैं, 10,000 लास्ट कमेंट जी फातिमा साहबा। 10,000 जी चलें 1 मिनट का मौका दें आलिया हमजा साहबा, लास्ट कमेंट में ले लें। कारकर्दगी की बात करूं, आज 11 22 की सर्विस से ये वहां चलें, ये तो बात हो गई ना, आपने कह दिया, रिपीट हो रहा है, वहां पर रेपिटेशन हो रही है आलिया साहबा। और आपके क्या क्यों रिपीट हो रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनकी कारकर्दगी यहाँ पर और टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम रह गया। शीला फातिमा को लास्ट कमेंट। कारकर्दगी लूट के अब लंदन में बैठ जाए। चलिए जी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कमेंट लेना चाहता लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आलिया हमजा साहबा बहुत शुक्रिया, शीला फातिमा ख्वाजा साहबा, तैमूर तालपुर साहब सहित का ऐसा प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। जी अल्लाह हाफिज़।